आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथमेटिक्स की वीडियो है। मैथमेटिक्स में हमारी 11.2 एक्सरसाइज खत्म हुई थी, तो आज हम आपका 11.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो यानी 11.3 एक्सरसाइज का ये पार्ट 1 है, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा प्रश्न है, तो बिल्कुल जीरो लेवल से सीखेंगे। दो पार्टों में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे, राइट। तो देखिएगा, तो ये एक्सरसाइज अब तक हमने दो रेखाओं की बात की थी, दो रेखाओं के बीच में कोण, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो रेखाओं की बात। अब चलेगी समतल की बात। तो ये 11.3 एक्सरसाइज बेसिकली समतल के ऊपर है, तो ये फॉर्मूला लिखवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप चाहो तो मैं फॉर्मूला की पीडीएफ अलग से दे दूंगा और साथ में बताता रहूंगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, राइट। तो देखिएगा, आपको ये दे रखे हैं 3-4 समीकरण दे रखे हैं। पहला प्रश्न है आपका, पहले प्रश्न में, यानी कि ये आपका पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में आपसे कह रहा है कि समतल की दिक् कोसाइन तथा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। जबकि एक समीकरण ये दे रखी है z बराबर 2, एक समीकरण ये दे रखी है, यानी कि ये आपके इसमें, यानी पहले सवाल में आपके 4 सवाल हैं, यानी कि पहले एक सवाल का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये 4 सवाल दे रखे हैं एक ही सवाल में। तो इनकी क्या करनी है, दिक् कोसाइन निकालनी है और आपके मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, राइट। और इनमें इन दोनों को कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि एक नंबर में ये वाले सवाल आएगा, बिल्कुल दिक् कोसाइन वाला आना ही आना है। एक नंबर में एक सवाल डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा, इसलिए मैं दो इंपॉर्टेंट बताएं, ओके। अब थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान दे दूं समतल के बारे में। तो समतल का वैसे नॉर्मली देखा जाए तो समीकरण ये रहता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0, इस तरीके का, राइट। और हम जब ये दिक् कोसाइन और मूल बिंदु से दूरी की हम यदि बात कर देते हैं तो हम उसको निकालते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर डी। तो इस रूप का, इस वाली समीकरण को हम इस रूप में चेंज कर लेते हैं, इस वाली समीकरण को। तो ये वाली जो समीकरण है ये दे रखी होती है और इस वाली समीकरण को हम इसमें रूप में चेंज कर लेते हैं। तो डी जो होती है ये मूल बिंदु से दूरी होती है, मूल बिंदु से दूरी होती है। और ये जो एल कॉमा एम कॉमा एन जो होते हैं ये दिक् कोसाइन होते हैं। क्या रहते हैं, दिक् कोसाइन होते हैं। और यदि मैं एल की बात करूं तो एल बराबर आपका होता है ए बट्टे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही आपका एम बराबर की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, बी बट्टे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा एन बराबर क्या हो जाएगा, सी बट्टे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले बन गए आपके, राइट। तो ये देखिएगा, यानी कि ये जो समीकरण में होते हैं ना ए बी सी, इनका स्क्वायर करके और अंडर रूट करके इसमें भाग कर देते हैं तो ये निकल जाता है, ओके। चलिएगा, तो हम पहले एक एक सवाल से करेंगे और सभी को समझेंगे। देखिएगा, ये पहला सवाल दे रखा है, यानी कि ए सवाल दे रखा है आपका, पहले का पहला, ये जेड बराबर आपका 2 दे रखा है, राइट। तो इस समीकरण को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, देखिएगा किस तरीके से, ध्यान से समझ लेना बिल्कुल। इस समीकरण को मैं इस रूप में बना दे रहा हूं, राइट। पहले तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा कि 0x प्लस 0y प्लस 0 और यानी कि 1 इंटू जेड बराबर 2। देखिएगा मैंने क्या कर दिया, देखो z के साथ में 1 की मल्टीप्लाई करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे y है, नहीं तो 0 इंटू वाई कर दूं और 0 इंटू एक्स कर दूं, 0x 0y, और ये 1 z बराबर 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी भी ये z बराबर 2 ही लिख रहा है, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई करूंगा और ये 0 की मल्टीप्लाई करूंगा 0, और ये 0x मतलब 0 गुणा x, बात समझ रहे हैं। तो देखिएगा ये चीज तो यहां पर समझ में आ गई। अब यहां से हम क्या करेंगे, इसमें अब इस चीज को हम इस रूप में लेकर आएंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करेंगे, 1 अपॉन इससे, 1 अपॉन किससे, कि 0 का स्क्वायर प्लस y का गुणांक 0 का स्क्वायर प्लस ये क्या है 1 का स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 रह जाएगा, सिंपल सी बात है, 1 अपॉन 1। तो 1 से भाग दे देंगे हम इसमें, इतने से भाग देने पर, ठीक है। तो ये बराबर ये, तो आप लिखोगे कि दोनों पक्षों में 1 से भाग देने पर, जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0/1x प्लस 0/1y प्लस 1/1 z
बराबर 2/1, यानी कि दोनों पक्षों में मैंने 1 से भाग कर दिया, यानी इस वाली चीज से, राइट। तो अब आपका देखिएगा दिक कोसाइन कितनी हो जाएंगी, दिक कोसाइन आप निकाल सकते हो। तो देखिएगा एक 0/1 यानी कि 0, 0/1, 0 और जेड का गुणांक कितना 1/1 यानी कि 1, दिक कोसाइन ये होगी। और मूल बिंदु से दूरी की बात करें तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगी, आपको पता ही है, मैंने क्या बताई थी, 2/1, ये होती है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, तो हम इसको लिख देंगे d बराबर 2/1। ये मूल बिंदु से दूरी होती है, ये दिक कोसाइन होती है, L M N। तो लिख सकते हो आप L बराबर ये, M बराबर ये, N बराबर ये। तो ये आपका दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे आपके, राइट। चलिएगा आपको दूसरे सवाल में सारी चीज समझ में आ जाएंगी। देखिएगा दूसरा सवाल क्या दे रखा है, बी सवाल भी इसी तरीके का दे रखा है, x + y + z बराबर 1, ये दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने का भाग करेंगे, x का गुणांक कितना है 1, तो 1/√, में कितने का 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1/√, में 3 हो जाएगा। अंडर में 3 क्यों, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कि अंडर√3 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों में अंडर√3 का भाग करेंगे हम, तो 1/√3 से भाग देने पर, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 x √3x + 1/√3 y + 1/√3 z बराबर 1/√3। समझ में आई ना अंडर√3 क्यों, ये 1/√3 1/√3 1/√3 1/√3 इतने का भाग दे दिया, तो भैया दिक कोसाइन बन जाएंगे आपकी, ये आपके दिक कोसाइन हो जाएंगी। चलिए जल्दी से इसका, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, फिर इसको यहां पर, ये तो हो चुका है ना। लीजिए भाई, तो दिक कोसाइन कितने हो जाएंगे, एक बट्टे अंडर√3 1/√3 1/√3, और मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी, ये भी 1/√3 हो जाएगी, तो ये भी आंसर, ये भी आंसर, राइट। चलिएगा अब अपना इसको करेंगे हम तीसरे वाले को, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार आंसर भी चेक कर ले रहा हूं, क्योंकि ये मैं एक अलग तरीके से मेथड अप्लाई, कौन सा है सवाल 11.3 का, हाँ देख लीजिए, ये 1/√3 1/√3 1/√3 और 1/√3 इसकी मूल बिंदु से दूरी। चलिए वेरी गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब देखिएगा, अब इस सवाल को करते हैं। ये आपका सी जो दे रखा है, सी क्या कह रहा है, 2x + 3y - z बराबर 5 दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको भाग कितने से करना है, पहले ये निकाल लेंगे हम, 1/√2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + -1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 3 तिया 9 1 1 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/√9 1 10 4 14 से भाग देने पर, समझ रहे हो ना बात को भाई, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये करेंगे अंडर रूट में 1/, में करके फिर इतने का भाग दे देंगे इसमें। जब भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2/√14 x + 3/√14 y - 1/√14 z बराबर 5/√14, ये आ जाएगा।
तो अब अपना लिख देंगे दिक कोसाइन, दिक कोसाइन कितना हो जाएगा 2/√14 कॉमा 3/√14 कॉमा -1/√14 और मूल बिंदु से दूरी कितनी हो जाएगी 5/14। समझ में आ गई बात? इस तरीके से कर लेंगे हम। डी, चलो डी भी यहीं पे कर देते हैं हम। डी सवाल देख लीजिए, ये सवाल है, इसमें दे रखा है ये 5y + 8 = 0 दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम इसको लिख देंगे 5y = -8 लिख देंगे। ओके, चलिएगा फिर इसको हम लिख सकते हैं 0x + 5y + 0z = -8। इस तरीके से x y z में कर दिया हमने। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, अब इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए उसमें कितने का 1/रूट में 0 का स्क्वायर 0 + 5 का स्क्वायर 25 + 0 का स्क्वायर 0, तो ये कितना हो जाएगा 1/√25 यानी कि 1/5 आ जाएगा। √5 आ गया 1/5 का भाग देने पर, तो जो भाग देंगे 1/5 से भाग देने पर तो ये कितना हो जाएगा 0/5x + 5/5 y + 0/5z = -8/5। ये चीज आ जाएगी आपकी, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, तो दिक कोसाइन, चलो मैं इस सवाल की यहीं पे लिख दे रहा हूं ऊपर, इसको मिटा के। इस सवाल का है ये ऊपर, ठीक है। तो इसका तो दिक कोसाइन कितने हो जाएंगे 0/5 कॉमा यानी कि 0/5 0 हो जाएगा, 5/5 यानी कि 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और -8/5 ये। और दूरी हमेशा माइनस में नहीं लेते हो तो आप 8/5 भी लिख सकते हो। ओके, या आप 8/5 भी लिख सकते हो क्योंकि दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो आप चाहो तो इतना लिख दो वरना इतना भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये है आपका, समझ में आ गया ना? आ गया। तो पहले के चारों पार्ट समझ में आ गए। इस तरीके से करना है, पहले आपको इनका स्क्वायर करके अंडर रूट में उससे भाग कर देना। भाग करने के बाद में इस तरीके समीकरण बनेगी तो वहां से कंपेयर कर दो, ये दिक कोसाइन होंगी और ये मूल बिंदु से दूरी होती है। चलिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, इसमें से एक सवाल आएगा ही आएगा। 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कर लेना। चलिएगा, अब आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है आपका, उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। उस समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से 7 मात्रक दूरी पर है और जिसका सदिश पर अविलंब है। यानी कि देखो, सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे गया होगा, राइट। तो इसका मतलब यह है कि ये क्या कह रहा है, देखिएगा, एक मूल बिंदु से जो दूरी दे रखी है सवाल में, मूल बिंदु से दूरी दे रखी है आपकी 7 मात्रक दे रखी है और आपको एक सदिश पर लंब, यानी कौन से सदिश पर लंब है, आर वेक्टर बराबर, मैं आपसे कह दे रहा हूं 3i कैप + 5j कैप -6k कैप पर लंब है, पर अविलंब। यानी उस सदिश का समीकरण ज्ञात करना है। उस सदिश का समीकरण ज्ञात करो जिसकी मूल बिंदु से दूरी तो 7 मात्रक है और जो इतने सदिश पर लंब है। ये है आपका, राइट। तो आपको इस तरीके का जो सदिश होता है तो उसका जो समीकरण रहता है, उसके समीकरण की मैं यदि बात करूं तो आपको देखिएगा, मैं आपको समीकरण बता दे रहा हूं।
देखिएगा, तो भाई समतल का सदिश समीकरण जो होता है, तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर थोड़ा सा, समतल का सदिश समीकरण, तो वो रहता है आर वेक्टर बराबर आर वेक्टर इंटू एन कैप बराबर डी, ये रहता है आर वेक्टर इंटू एन कैप बराबर डी। तो एन कैप क्या होता है, इस सदिश की दिशा होती है, क्या होती है, दिशा। तो दिशा कैसे निकलेगी, एक अंक ये सदिश होता है, इस पर जो लंब होता है, तो इसलिए हम इसका जो समीकरण बनाएंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, दिशा मान लेंगे इसको, इसके लंबवत है तो हम इसको क्या मान लेंगे, एन वेक्टर मान लीजिए, ठीक है, क्या है, एन वेक्टर। तो ये आपको दिशा बताएगा। तो हमारा ये क्या दे रखा है, एन वेक्टर दे रखा है आपका 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। तो इस टाइप का जो सदिश दे रखा होगा उसको आप एन कैप मान लेना। फिर इसका हम क्या कर देंगे, इस एन कैप का हम मॉड निकाल देंगे, एन कैप का क्या निकाल देंगे, मॉड। मॉड कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 5 25 प्लस 6 36। तो ये कितना हो जाएगा भाई, आपको पता है 25 प्लस 36 प्लस 9, 6 5 11 और 9 11 और 9 हो जाएंगे 20, 20 की जीरो हासिल 2, 2 और 2 4 और 3 7। तो कितना हो जाएगा, √70 आ जाएगा। ये आ गया √70 एन कैप बराबर एन। ये अब हमें तो क्या चाहिए, एन कैप चाहिए। तो एन कैप क्या होता है, इकाई सदिश होता है, एकांक सदिश। एन कैप बराबर फॉर्मूला होता है एन वेक्टर बट्टे एन वेक्टर का मॉड, ये होता है फॉर्मूला। तो एन वेक्टर डायरेक्ट कितना है, एन वेक्टर ये है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप बट्टे, और ये है √70। तो एन कैप ये निकल आया। हमको क्या चाहिए, समतल का सदिश समीकरण चाहिए। इस वाले में रख देंगे तो हम क्या हो जाएगा, आर वेक्टर डॉट ये कितना है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप बट्टे ये है √70, इस तरीके से रख देंगे बराबर, और डी की वैल्यू कितनी है, 7 है। ये हो जाएगा आपका उत्तर। चाहो तो आप इस √70 को इधर भी लिख सकते हो, 60 √70, ये और ये इस तरीके से आ जाएगा। तो यही आपका समीकरण बन जाएगा। और मैं आपका उत्तर देख लेता हूं किस तरीके से दे रखा है, इसी रूप में दे रखा है उत्तर, राइट। तो ये है आपका, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इसका उत्तर। तो इसको एन कैप मान लेना जो भी सदिश है। इस टाइप का एक सवाल आएगा बोर्ड में, तो इस तरीके से इसको इंपोर्टेंट कर लेना, इस सवाल को क्या कर लेना, इंपोर्टेंट कर लेना, जल्दी से कर लीजिए। आपको क्या है, जो सदिश दे रखा वहां से दिशा निकालनी है, किसकी दिशा किधर है, तो एकांक सदिश निकाल लेना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका एकांक सदिश, जो सदिश दे रखा उसका हम एकांक सदिश निकालेंगे और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एन, आर वेक्टर इंटू ये, ठीक है। चलिए, ये दूसरा सवाल हो चुका। अब तीसरे सवाल पर चलते हैं। चलिए अब आ जाते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। तीसरा सवाल कह रहा है समतलों का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो भाई, सदिश रूप होता है, एक कार्तीय रूप होता है, दो रूप होते हैं किसी भी समीकरण के। तो ये आपका सदिश रूप में दे रखा है, तो इसको कार्तीय रूप में बदलना है। तो कार्तीय रूप में बदलने के लिए कोई ज्यादा बड़ा आपको लोचा नहीं करना होता है। सिंपल तरीके का ये है कि ax प्लस by प्लस cz बराबर डी, ये लिखना होता है। तो भैया ये तो दूरी होती है मूल बिंदु से। यहाँ पर क्या है, ये 1x है, तो यहाँ पर सीधे सीधे x, ये j है तो इसको प्लस y, ये माइनस का k है तो माइनस का z बराबर ये 2 है। ये हो गया इसका डायरेक्टली उत्तर। इसका करोगे तो ये 2x, ये 3y और ये माइनस के 4z बराबर 1, ये इसका उत्तर हो गया। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, लेकिन अब थोड़ा सा पेपर में आ जाए 2 नंबर में तो फिर किस तरीके से करना है, थोड़ा सा डायरेक्ट तो सीख गए। आपको ये चीज होती है उसको XYZ में कन्वर्ट कर देते हैं, ये चीज होती है उसको XYZ में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट तो लिखना आप सीख ही गए। तो आपका एक और दे रखा है इसमें सी पार्ट, उसको भी समझेंगे, पहले इसको देखेगा। तो ये देखो सिंपल तरीके से करना कुछ नहीं है ज्यादा आपको। देखो हम मान के चलेंगे, माना आर वेक्टर, हम भाई कुछ ना कुछ तो रहेगा, आर वेक्टर भाई सदिश है तो कुछ ना कुछ होगा, तो मैं उसको मान के चल दूंगा xi कैप प्लस yj कैप प्लस
जेड के कैप अपनी ओर से मान लिया। तो ये वैल्यू मैं यहां पर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसके साथ में ये है आपका आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर ये है 2। इस वाली समीकरण में रख दिया हमने। तो अब देखना, अगर आई की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो एक्स हो जाएगा। वाई इस वाले की इसमें करेंगे, जे वाले की जे में, तो इधर का जैसे होता ना भाई 3 ऐसे करते हैं हम, 3 आई प्लस 4 जे प्लस 5 के दे रखा है। इसकी मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं 3 आई प्लस 12 जे प्लस 6 के में। तो क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तिया 9, 4 12 12 चौक 48 और 5 छिंग 30, इस तरीके से लिख देते हैं। यानी आई वाले की आई में मल्टीप्लाई, जे वाले गुणांक की जे वाले में मल्टीप्लाई और के वाले की के वाले में। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आई का गुणांक x है, यहाँ पर आई का गुणांक 1 है तो x की गुणांक 1 में करेंगे। फिर वहां पर y और यहाँ पर क्या 1 है तो y की गुणांक y में, और z की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -z बराबर ये 2 है। तो ये इस तरीके से उत्तर आ जाता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें, तो इस r की जगह पर क्या रख देंगे, वही एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसकी मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप बराबर 1। समझ में आ रही है ना बात? मतलब आर की जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा, वाई की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस के 3y हो जाएगा, जेड की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के 4z हो जाएगा बराबर 1। ये उत्तर हो जाएगा। एक इसमें सी और दे रखा था सवाल, सी में क्या दे रखा है, आर वेक्टर इस तरीके से s माइनस 2t आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी के बराबर 15। ये दे रखा है सवाल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको घबराना कुछ नहीं है। आर की जगह पे क्या रखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये और ये पूरा का पूरा रख देंगे एस माइनस 2t, ये 5 नहीं है एस है, आई कैप प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी के कैप बराबर 15। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एस माइनस 2t प्लस y इंटू 3 माइनस टी प्लस z इंटू 2s प्लस टी बराबर 15। या तो आप इतना ही उत्तर छोड़ दीजिए, या इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि फिर ये x y एक्स टू टी में आ जाएगा। तो समीकरण इस तरीके की बना के छोड़ दीजिए, ये कार्तीय रूप हो जाएगा। ठीक है, ये कार्तीय रूप है क्योंकि x का गुणांक में आ जाना चाहिए, x y z में आ जाना चाहिए समीकरण, चाहे गुणांक कोई भी हो ये आ जाएगा। तो ये आई होप कि आपको तीसरा सवाल भी समझ में आ गया होगा। या तो डायरेक्ट कर दीजिए या आप सिंपल तरीके से इस तरीके से कर देना। ठीक है, ये ज्यादा बेटर रहेगा। और इसमें 1-2 लाइन ही तो बढ़ रही है, तो इसमें क्या है कि एग्जामिनर पे आपको अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो भाई ये है आपका सवाल। चौथे सवाल पर आ जाते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि मूल बिंदु से खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कि यानी कि जो लंब खींचा गया है तो वो कहां से खींचा गया है। जैसे कि मैं कह रहा हूं मूल बिंदु से एक लंब खींच दिया मैंने, तो ये लंब यहां से खींचा गया तो इस वाले के निर्देशांक चाहिए। जैसे कि मैं कह रहा हूं इसके निर्देशांक में एक्स वाई जेड, तो इन एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब डायरेक्टली ऐसे मत कर देना कि एक्स का गुणांक 2 और वाई का गुणांक ये इस तरीके से नहीं। यहां पर क्या होता है कि इनके जो एक्स वाई जेड जो होते हैं तो एक्स बराबर होता है जैसे कि एल इंटू डी, और y बराबर होता है m इंटू डी, और z बराबर होता है n इंटू डी। तो ये d कहां से आएगा, याद हो तो ये समीकरण कुछ उस तरीके की बने जो शुरुआत का पहला सवाल था कि भाई अब हम इसको क्या करेंगे, 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 12।
इस वाले समीकरण को इस रूप में बदल दिया। अब यहां से हम क्या करते हैं, हम इसके दिक कोसाइन निकालते हैं। दिक कोसाइन का मतलब क्या है, एल एम एन निकालते हैं। एल एम एन दिक कोसाइन कैसे निकलेंगी, दिक कोसाइन का मतलब इस तरीके से निकलेंगी कि पहले हमें इसमें भाग करना होगा, 1/रूट कितने का भाग करना होगा, पहले इसका निकालेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, इतने से हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा, सॉरी गुणा, अरे हम अब तक भाग लिखते हुए आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, सीधे सीधे लिखेंगे ये इस तरीके से, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अंडर रूट में, 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 प्लस 4 चक 16, तो कितना हो जाएगा, मतलब इसमें हो जाएगा 16 4 20 9 29, तो 1/, यानी कि इतने का भाग देने पर, सीधे सीधे बोलेंगे अंडर रूट 29 का भाग देने पर। अब ऐसे मत लिख लेना यार, वो हमारा पुराना गलत हो गया कि हमने लिखा था 1/√3 का भाग देने पर, तो ये भाग देने पर नहीं, इसका मतलब ये है कि 1/√3 से गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे तभी तो बात आएगी, इससे भाग देंगे तो इसको मतलब क्या है कि डायरेक्ट इस तरीके से लिखा जाना चाहिए था, √3 से भाग देने पर, भाग देंगे तभी तो ये आएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे आप समझ गए हैं, कोई इतना ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे, 2/√29 x प्लस 3/√29 y प्लस 4/√29 z बराबर, ये है 12/√29, ये चीज आ जाएगी आपकी। अब याद रखना कि भाई यहां से आपको पता चल गया कि भैया L बराबर है, दिक कोसाइन निकल है, ये दिक कोसाइन है आपके। दिक कोसाइन का मतलब क्या है, एल एम एन है ये, तो दिक कोसाइन, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन का मतलब ये है कि L बराबर हो गया 2/29 और M बराबर हो गया 3/√29 और N बराबर हो गया 4/√29। ठीक है, और मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी D बराबर हो जाएगी 12/√29, ये चीज आ जाएगी, राइट। लेकिन हमको तो क्या चाहिए, इस पाद के, यानी कि जहां से वो स्टार्ट हुआ है लंब, उस वाले पॉइंट के बिंदु चाहिए। तो उसके बिंदु कितने रहते हैं, उस बिंदु के निर्देशांक रहते हैं आपके x y z, ये रहते हैं। इसका मतलब क्या है, तो यहां पे लिख देंगे मैं पाद के निर्देशांक, निर्देशांक ये हो जाएंगे। और x का मतलब क्या है, x का मतलब हो जाएगा आपका, x का मतलब मैंने बताया था l इंटू डी, तो क्या हो जाएगा l इंटू डी कॉमा m इंटू डी कॉमा n इंटू डी। तो देखिएगा, चलो l का मान कितना है, 2/29, 2/√29 गुणा डी का मतलब 12/29, 12/√29 कॉमा m की वैल्यू है 3/√29, 3/√29 कॉमा गुणा 12/29 और एक हो जाएगा 4/√29 इंटू 12/29, ये चीज आ जाएगी। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप समझ ही गए होंगे, 12 दूनी 24, 24/29 कॉमा 12 36, 36/29 कॉमा 12 चौक 48, 48/29। ये 29 क्यों आ गया, समझ रहे हो बातों को, 29 क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई 29 √29 की √29 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 आएगा, और 12 36 √29 के √29, ये 4/√29 और ये 12/√29, ये आपका कितना है, ये है √29। समझ में आई बात, क्यों नहीं आई, ये चीज है आपकी n इंटू डी, ये रख दिया, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा एग्जैक्टली। चलिएगा, तो ये हो गया आपके, दूसरा करते हैं इसका, आपको सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए जल्दी से कीजिए। तो ये भाग देने वाली बात याद रखना कि 1/29 नहीं करना है आपको, सीधे सीधे मतलब दिक कोसाइन निकालने हैं, कुल मिला के बात ये, दिक कोसाइन और डी निकाल दो, तो उससे ही आपके क्या निकल जाते हैं,
चलिएगा देखो, तो यहां की हम बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें बी प्रश्न कह रहा है आपका 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर 0। चलिएगा अब इसको थोड़ा सा तेजी के साथ में करते हैं। हम इस सवाल को कैसे करेंगे, वही चीज कि भाई यहां पर हम लिख देंगे 3y प्लस 4z बराबर 6। तो इसमें कितने का भाग करेंगे हम, x है नहीं तो x की जगह पर 0, y की जगह पर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 प्लस 4 चक 16 यानी कि 25 हो जाएगा। 25 का मतलब कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 का मतलब 5। तो हम लिख देंगे अतः 5 से भाग देने पर। समझ में आ गई बात भाई, x है नहीं तो x का 0, चलो लिख लेते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं 0x प्लस, अब सही है ये चीज, ठीक है। 0x लिख देना आप, 0 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये तो कोई जरूरत नहीं। अब इसका भाग करेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 0/5 x प्लस 3/5 y प्लस 4/5 z बराबर 6/5। ये चीज आ जाएगी। यहां से ये L हो जाएगा, ये M हो जाएगा, ये N हो जाएगा, ये D हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। तो अब हमको तो बिंदु चाहिए, तो यहां पे लिख देंगे पाद के निर्देशांक, यानी कि लंब खींचे गए लंब के पाद के निर्देशांक सीधे सीधे आप लिख दोगे यहां पर x, y, z। और x की जगह पर क्या लिख दोगे आप कि L इंटू डी M इंटू डी N इंटू डी। L की जगह पर 0/5 गुणा D की जगह पर 6/5 M की जगह पर 3/5 6/5 N की जगह पर कितना है 4/5 D की जगह पर 6/5। तो ये कितना आ जाएगा, 6 की 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 6 18 18/25 6 चौक 24 24/25। ये आपका उत्तर आ जाएगा। जल्दी से कर लीजिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, राइट। तो ये आपका कर दिया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल है आपका x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। जल्दी से कीजिए इस सवाल को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपका यानी कि इसका C, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 दे रखा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 दे रखा है तो आपका वही चीज करनी है। यहां से पहले भाग के लिए हमें पता करना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो यहां पे लिख देंगे अंडर रूट 3 से भाग देने पर। जैसे हम इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√3 x प्लस 1/√3 y प्लस 1/√3 z बराबर 1/√3। ये आ जाएगा, राइट। तो ये आपका L, ये M, ये N और ये हो जाएगा D, राइट। तो वही चीज बिंदु के निर्देशांक, यानी कि निर्देशांक डायरेक्ट में अब लिख दे रहा हूं x, y, z, यानी कि आपका L, D, M, D, N, D। चलिए L का वैल्यू कितनी है, 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3 गुणा 1/√3। समझ में आई। L की वैल्यू भी 1/√3 है, M की वैल्यू भी, N की वैल्यू भी, और D की वैल्यू तो है ही आपकी 1/√3। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/3, 1/3, 1/3। क्यों, √3 के √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, 1/3, 1/3
है ना, बहुत ही इजी सवाल। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर इसका चौथा सवाल भी कराते हैं हम। 5y + 8 = 0। तो चलिएगा देखिएगा, आपका इसका D है 5y + 8 = 0। करते हैं हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख देंगे 5y = -8, या लिख सकते हैं 0x + 5y + 0z = -8। तो वही चीज़ हम पता करेंगे, 0 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, यानी कि √25। √25 का मतलब 5। तो लिख देंगे हम 5 से भाग देने पर, जैसे ही भाई 0 का स्क्वायर, y का गुणांक 5 और z का गुणांक, अब इसका 5 से भाग देंगे, 0/5 x + 5/5 y + 0/5 z = -8/5। अब इसको 0x + 1y + 0z = -8/5 बिंदु के निर्देशांक बनेंगे, यानी कि पाद के निर्देशांक, पाद बिंदु के निर्देशांक। वही x, y, z। इसकी जगह x, L, D, M, D, N, D। चलिएगा, L की जगह पे 0 है, इंटू D की जगह पे -8/5, N की जगह पे 1 है, M की जगह पे 1 इंटू ये -8/5, 0 इंटू -8/5। तो ये कितना हो जाएगा, 0, -8/5, 0। चौथा सवाल भी हो गया। सीधे सीधे पांचवें सवाल पर आते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कितने इजी इजी सवाल हैं, बिल्कुल हलवा लग रहे होंगे सवाल। मैं भी थका सा हो जाता हूँ जो इजी इजी सवाल जिनमें दिमाग कम लगाना पड़ता है ना, उन सवालों में मैं थक सा जाता हूँ यार। क्या एक ही चीज को करवाते जाओ, फिर भी चलो अच्छा लगता है। ओवरऑल समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। अब इसमें ए बिंदु आपका दे रखा है इस तरीके से कि भैया बिंदु, दो सवाल हैं इसमें, 1, 0, -2 से जाता हो जो, यहां पर ज्ञात करो जो बिंदु इतने से होकर जाता हो और i कैप + j कैप - k कैप पर लंब हो, पर लंब है। ये है मतलब, ये है पांचवा सवाल आपका। ये कह रहा है कि समतलों का सदिश एवं कार्तीय समीकरण ज्ञात करो, यानी समतलों का कार्तीय, यानी उस समतल का कार्तीय एवं सदिश समीकरण ज्ञात करो जो इतने बिंदु से तो होकर जाता है, इतने पर लंब है। इतने बिंदु से होकर जाता है, इतने पर लंब है। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं इसमें दो तरीके का हम निकालते हैं। सदिश रूप जो होता है वो ये रहता है, सदिश रूप रहता है r वेक्टर माइनस a वेक्टर इंटू n वेक्टर बराबर 0 कर दीजिए। 0 है इंटू d है बराबर आपका 0, बराबर 0 है। ये तो सदिश समीकरण है, सदिश समीकरण। और ये कार्तीय समीकरण, कार्तीय समीकरण आपका a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 बराबर 0। ये है आपका, ये दो समीकरण हैं, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। इन चीजों के, यानी कि जब कोई एक बिंदु दे रखा हो और एक सदिश पर लंब,
एक ऐसे समतल का समीकरण जो किसी बिंदु से होकर जाता है और एक सदिश पर लंब है, तो उसका सदिश समीकरण तो ये होता है और उसका कार्तीय समीकरण ये होता है। तो इस चीजों को हम समझते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु से होकर जाता है और इतने पर लंब है। ये चीज है आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपका। देखो यहां से आप पहले तो एक बिंदु बनाएंगे, बिंदु यहां से बनेंगे तो बिंदु का मतलब ये है कि यहां से हम ए वेक्टर बना देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस ये माइनस 2 के कैप, राइट। ये तो ए वेक्टर बन जाएगा, ये आपका एन वेक्टर है ही, एन वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। दूसरे सवाल में बताया था ना, ये वाला हमेशा एन कैप रहता है ये चीज। अब इस वाली चीज में रख दीजिए आप, इस वाली में कैसे रखेंगे, रख लीजिए, तो सदिश समीकरण यहां से लिख दोगे, सदिश समीकरण। सदिश समीकरण क्या है आपका, सदिश समीकरण हो जाएगी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर बराबर 0। तो घबराना नहीं है आपको, यही चीज लिख देनी है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर की जगह पर क्या लिख दोगे आप, आई कैप प्लस 0 जे कैप माइनस 2 के कैप। इसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दे रहा हूं और यहां पर आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बराबर 0। ये बन जाएगा आपका, एक तो डायरेक्टली ये उत्तर हो जाएगा, आपको बस समीकरण ही तो बना कर देनी है, ये उत्तर हो गया। अब आपका कार्तीय रूप के लिए क्या करोगे भाई, कार्तीय रूप यानी कि कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण का आप डायरेक्ट लिखोगे ये कि भैया ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस जेड ओ सी और z माइनस z1 बराबर 0। अब भाई ये ए बी सी क्या है और x1 y1 z1 क्या है, तो देखिएगा ये x1 ये y1 ये z1 होगा और इसके गुणांक ये a ये b और इसका गुणांक ये c रहेगा। तो यहां से मैं आपका देखिएगा, ये मैं बता दे रहा हूं मैं आपको कि भाई आपको क्या करना है, यहां से सिंपल तरीके से देखिएगा ध्यान से। तो ये जो है ना, ये वाला बिंदु जो है, बिंदु से निकालेंगे हम इस, ये जो बिंदु दे रखा है ये ए ये बी ये सी रहेगा। तो यहां पे मैं रख दे रहा हूं कि 1 इंटू एक्स माइनस, सॉरी ये ए नहीं, ए तो देखो ए ये है ए बी सी, ठीक है, और यहां से निकलेंगे x1 y1 z1। तो ये जो बिंदु है लिख दे रहा हूं मैं, बिंदु है आपके 1, 0, माइनस 2। तो यहां से निकलेंगे ये x1 y1 z1 और ये है आपका i प्लस जे माइनस के कैप। तो यहां से आपका a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर -1, ये वैल्यू है। ये वैल्यू आप साइड में लिख सकते हो या आप यहां पर भी लिख सकते हो, उसके बाद में इस समीकरण में रख सकते हो आप, ठीक है। तो अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस c की वैल्यू कितनी है -1, z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है -2 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1 प्लस वाई माइनस 0 माइनस जेड, और चलो पहले तो इसको इतना ही रहने दीजिए, ओके, प्लस ये -1 है, जेड प्लस 2 कह दीजिए इसको बराबर 0। तो ये x माइनस 1 प्लस वाई और प्लस इसकी मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, तो ये माइनस का जेड हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा बराबर 0। तो x प्लस वाई माइनस जेड -3 बराबर 0, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3। समझ में आ गई बात।
ये देखिएगा माइनस माइनस ये हो गया प्लस, जब माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 2 भी माइनस का हो जाएगा, -2 और -1 -3 हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस जेड। तो x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, ये आ जाएगा समीकरण। ठीक है, तो आपको पता चल गया यहां से ए बी सी x1 y1 z1 कार्तीय समीकरण के लिए, और डायरेक्ट के लिए जो सदिश समीकरण है वो डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आपको दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरे सवाल में मैं ज़्यादा इसको मिटा हुआ नहीं, चलो इसको मिटा ही देता हूं। चलिएगा भाई, दूसरा सवाल भी है आपका कि ये दे रखा 1,4,6 और ये है आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। क्या है हमारे पास में सिंपल तरीके से कि भाई यहां से ए वेक्टर निकाल देंगे। ए वेक्टर बराबर क्या, आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6 के कैप। एन वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। हमें सदिश समीकरण चाहिए। सदिश समीकरण क्या फॉर्मूला रहता है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर बराबर 0। तो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर की जगह पर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6 के कैप। देखिए ध्यान समझिए भाई, ये ए वेक्टर में हमने कन्वर्ट कर दिया आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6 के कैप, आई कैप -2j कैप, ये पूरा का पूरा लिख दिया एन। फॉर्मूला क्या रहता है सदिश समीकरण का, कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर बराबर 0। तो ये आर वेक्टर जो कहते हो माइनस ए वेक्टर की जगह पे ये पूरा का पूरा मैंने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, एन वेक्टर की जगह पे ये पूरा का पूरा रख दूंगा, आई कैप -2j कैप प्लस के कैप बराबर 0। खत्म कहानी। एक उत्तर तो ये आ गया। अब क्या करना है, कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण के लिए आपको क्या करना है, कार्तीय समीकरण के लिए लिख देना, कार्तीय समीकरण के लिए इस तरीके से लिख देना। कार्तीय समीकरण के लिए पहले बिंदु दे रखा है ना, ये बिंदु है आपका 1,4,6। तो इसके लिए x1 y1 z1 हो जाएगा। और ये जो समीकरण जो दे रखा है एन कैप, एन वेक्टर जो दे रखा है आपका आई कैप -2j कैप प्लस के कैप। तो यहां से a बराबर 1 और b बराबर -2 और c बराबर 1। तो ए बी सी यहां से निकलेंगे और x1 यहां पर इस तरीके से, ये है x1, y1, z1, राइट। अब इस कार्तीय समीकरण क्या रहता है, कार्तीय समीकरण a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 प्लस c और z माइनस z1 बराबर 0। a की जगह पर क्या है 1, x माइनस x1 की जगह पर 1 प्लस b की जगह पर क्या है -2 इंटू y माइनस y1 की जगह पर क्या है 4 प्लस c की जगह पर क्या है 1, z की जगह पर है आपका z माइनस z1 की जगह पर है 6 बराबर 0। तो ये है x माइनस 1, -2 की अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के 2y, माइनस माइनस प्लस के 8 हो जाएंगे, -2y -2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, -2 दूनी मतलब 2 चौके 8 होते हैं, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस 6 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा देखिएगा, x माइनस 2y और प्लस z 1 माइनस का, और ये माइनस के साथ हो जाएंगे। कुल मिला के बात एक साथ लिख दे रहा हूँ, -1 और -6 माइनस का 7, यह है प्लस का 8। तो कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। तो ओवरऑल बात ये है, इसको लिख दूंगा मैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा ये x माइनस 2y प्लस z बराबर, इधर चला जाएगा माइनस का 1।
ये उत्तर आ जाएगा आपका। राइट, इस तरीके से ये आपका 5 सवाल हो चुके हैं। राइट, तो आई होप कि आपको ये 5 सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस वीडियो का टारगेट वही रखते हैं भाई, मात्र 400 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। बहुत ही प्यार से आप करवा सकते हो। राइट, 400 लाइक्स नहीं होंगे तब तक आपकी दूसरी वीडियो अपलोड नहीं होगी, चाहे कितना भी समय लग जाए। आपको थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं कितनी मेहनत रात को 2-2 3-3 बजे आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, तो बाकी मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।